हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स दर्पण में स्वागत है। तो अपनी पिछली क्लास में जो क्वेश्चन हो गए थे, उनसे आगे अपन चालू करते हैं। अपन इस वीडियो में कर रहे थे क्लास 10th का जो मॉडल टेस्ट नंबर 2 है, संजीव डेसवर्क का, उसको अपन इसमें कंप्लीट कर रहे थे। इसमें अपन का जो एक पार्ट कंप्लीट हो गया था, जिसमें अपने ऑब्जेक्टिव टाइप सारे क्वेश्चन कर लिए थे और एक-एक को अच्छी तरह समझा। उसमें से कुछ क्वेश्चन अपने पिछली क्लास में रह गए थे, उनको देख लेते हैं। देखो, मैं कह रहा था कि माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच जो संबंध है, उसकी अपन चर्चा कर रहे थे। तो मिस हो गया था ये मेरे से। देखो, इसमें क्या करना था अपन को कि जो बहुलक होता है ना, इसका एक सीधा फॉर्मूला होता है। बहुलक जो होता है, वे बराबर होता है किसके? बहुलक बराबर होता है 3 आपकी माध्यिका। 3 क्या आ जाएगी आपकी? माध्यिका। यानी कि माध्यिका का जो 3 गुना है, माध्यिका का क्या है? 3 गुना। ये क्या हो जाएगी आपकी माध्यिका। ये होता है 3 गुना माध्यिका में से आप माइनस कर दो 2 माध्य, 2 गुना माध्य। तो ये इस फॉर्मूले से हो रहा था। मैं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भूल गया था। तो अब देखो, माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध है। तो अब इसमें से आपको देखना है कि कौन-सा आपको इसमें सही फिट बैठता है। देखो, अपन का जो माध्य है, माध्य कितना है देखो, माध्य दे रखा है x, तो मैं क्या कहूँगा माइनस के 2x। ठीक है, जहाँ-जहाँ आपको दे रखा है वहाँ मान रखना है। माध्यिका का मान कितना है? सॉरी y क्या है? y है। तो क्या रखोगे? जहाँ माध्यिका नज़र आ रही है वहाँ आप क्या रख दोगे? y, तो 3y। 3y और बहुलक दे रखा है अपन को z, तो z बराबर 3y माइनस 2x, ये अपना होना चाहिए। अब देखो, सिंगल z कहाँ नजर आ रहा है आपको? देखो, यहाँ तो 3z हो जाएंगे, तो ये तो अपना गलत हो गया। यहाँ सिंगल z है, आ रहा है नजर? यहाँ सिंगल z है, यहाँ भी सिंगल z है और यहाँ भी 3z आ जाएगा, तो ये दो तो ऑप्शन अपने गलत हो गए। अब बचा कौन सा? ये वाला और ये वाला। अब देखो, इसमें से कर लो आप 3। इस वाले को करोगे जैसे माइनस एक्स, एक्स माइनस जेड बराबर दे रखा है आपको 3x माइनस वाई के। ठीक है, तो x माइनस जेड बराबर होगा 3x माइनस 3y के। अब देखो, z को मैं एक साइड में पॉजिटिव लेके जा रहा हूं, तो इसको इधर ले जाओ, बाकी इन दोनों को इधर लेके आना है। ठीक है, तो कैसे करोगे? देखो, एक मिनट, चलो कैसे करोगे देखो। अब आपको करना क्या है कि जो जेड को मैं इधर लेके जाऊंगा, तो ये जेड तो किसका हो जाएगा? जेड किसका हो जाएगा? प्लस का। जेड तो हो गया प्लस का, बराबर ये इधर जाएगा। देखो, एक्स ऑलरेडी उधर था ही, एक्स इधर माइनस के 3x और ये प्लस के 3y हो जाएंगे। आ रहा है समझ में? यानी कि अगर मैं इसको यहाँ लिखूं सीधा प्लस 3y, तो आपको समझ में आना चाहिए कि जेड को मैं इस तरफ ले गया और इन दोनों को मैं इस तरफ ले जाता हूँ। तब समीकरण में एक पक्ष में से दूसरे पक्ष में जब जाते हैं तो क्या होता है कि चिन्ह बदल जाते हैं। अगर प्लस है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, गुना में है तो भाग में चला जाएगा और अगर भाग में है तो गुना में चला जाएगा। आया समझ में? तो इस तरीके से अपन को करना होता है। तो ये जेड बराबर क्या हो जाएगा अपना? एक्स, कितने एक्स हो गए बताओ? माइनस के 2x हो गए प्लस के 3y, तो 3y को मैं पहले लिख देता हूँ माइनस के 2x। ये अपना सही हो रहा है कि नहीं हो रहा? देखो, हमने जो लिखा था z बराबर आना चाहिए 3x 3y माइनस 2x के। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा? आंसर इज ब। ठीक है, आया ना समझ में? तो इस तरीके से अपन इसको हल कर लेते हैं। ये मिसेस भूल गया था मैं, थोड़ा याद नहीं रहा था। तो इस तरीके से ये करते हैं, तो आंसर इज ब। ठीक है, यानी कि बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका, यानी कि 3 गुना माध्यिका के माइनस 2 माध्य है, यानी कि 2 गुना माध्य के होने चाहिए। तब इसमें कौन सा फिट होता है उसको निकाल लेते हैं।
बाकी ये अपने अपन ने कर ही लिया था। हाँ, एक ये था द्विघात समीकरण जो था 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 2 बराबर 0 के मूल समान हैं। इसमें मैंने रैखिक समीकरण के मूल बता दिए थे, तो इसको वापस देख लो। देखो आज से स्टार्ट यहीं से करते हैं, रिक्त स्थान वाली पूर्ति से। तो द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वे क्या होता है, देखो वे होता है अपना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये अपना उसका व्यापक रूप होता है। कौन सा रूप होता है? व्यापक रूप। तो व्यापक रूप में से तुलना करते हैं जब हमको क्या होता है, आपसे पूछ रहा है कि मूल समान है। मूल समान कब होते हैं उसके? जब अपन बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 कर दें। इस स्थिति में अपना क्या होता है कि मूल समान हो जाते हैं। और यदि ये जो इसको क्या बोलते हैं, विभक्तीकरण बोलते हैं अपन। इसको ओवरऑल अगर इसको मैं पूरा बराबर रखूं तो ये डी होता है। क्या होता है? डी। इसको विभक्तीकरण बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये डी जो है, ये अगर बराबर 0 के है तो मूल समान होंगे और वास्तविक होंगे, ठीक है। और यदि ये 0 से ज्यादा आता है तो ये अलग अलग होते हैं, यानी कि मूल आपके भिन्न होंगे और वास्तविक होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ इस स्थिति में क्या है कि ये मूल समान बता रहा है, तो ये 0 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ हम मान रख देंगे। देखो ए का मान कितना है यहाँ बताओ? ए का मान है 2, बी का मान क्या है बताओ? के, और सी का मान क्या है? बराबर 2। मान रख दो सीधा, और के का मान अपन फाइंड आउट कर लेंगे। तो रखो ए का मान, बी का मान क्या रखोगे? के स्क्वायर। के स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना है बताओ? 2 गुना 2, सी का मान कितना है? 2 बराबर 0। तो के स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 16 के और 0। के बराबर क्या हो जाएगा आपका? के स्क्वायर बराबर 16 और के का मान क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 4। कितना आएगा? प्लस माइनस 4। क्यों? कि जब अंडर रूट में आता है ना तो उसके दोनों चिन्ह होते हैं, प्लस वाला भी होता है। देखो -4 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 16, प्लस 4 का करोगे तो वो भी 16 आते हैं। इस तरीके से आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में? तो इसका आंसर कितना आएगा बताओ? इसका आंसर आएगा ए बराबर होगा यहाँ पर प्लस माइनस 4 के, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो। अब देखो, अब आपको दे रखा है यदि 18 ए बी -3 समांतर श्रेणी में है तो आपको क्या करना है? आपको करना है ए प्लस बी का मान। तो हमें क्या पता होना चाहिए? ए और बी का मान अगर हमको पता लग जाए तो हम ए प्लस बी का मान याद कर लेंगे। अब समांतर श्रेणी में क्या होते हैं? दो चीजें होती हैं। देखो ए यानी कि उसका पहला पद आपको दे रखा है। दूसरी चीज देखते हैं कि सार्व अंतर। सार्व अंतर का मतलब है कि जो सभी में अंतर समान आए, क्रमानुगत क्रम के अनुसार। यदि मैं सार्व अंतर निकालना चाहूं तो मैं क्या करूंगा? दूसरे पद में से पहला पद घटा दूंगा, तब भी सार्व अंतर आएगा। तीसरे पद में से मैं क्या घटाऊंगा? तीसरे पद में से मैं दूसरा पद घटाऊंगा। आया समझ में? ये समान आएंगे, ये और ये दोनों बराबर हैं, ये वाला और ये वाला दोनों बराबर होंगे। अब मैं कहूंगा कि मुझे 44 पद में से अगर मैं 43वां घटा दूं तो भी ये अंतर समान आना चाहिए। यही सार्व अंतर है, ठीक है। तो सार्व अंतर के हिसाब से अपन इसको कर लेंगे। तो ए का मान यानी कि पहला पद 18 दे रखा है। ये वाला ए अलग है। वे मैंने जो लिखा था वे था अपना प्रथम पद। अब देखो इसको अगर मैं हल करना चाहूँ तो क्या करूँगा? देखो, एक तो मुझे क्या मिलेगा कि a माइनस 18, ए में से मैंने 18 घटा दिया, ये बराबर आना चाहिए b में से मैं a को घटा दूँ तब। एक समीकरण तो ये मिल जाएगा। तो इसके समीकरण से क्या मिल जाएगा हमको बताओ? सोचो कि a और a कितने होते हैं? देखो a को मैं इधर ले जाऊँगा तो कितने हो जाएँगे? देखो 2a माइनस के इसको भी ले जाऊँगा मैं इधर तो क्या हो जाएगा? b, और ये इसको अगर मैं इधर लेके जाऊँगा तो क्या हो जाएगा? ये 18। समीकरण नंबर 1 तो हमारा ये बन गया, 2a माइनस बी बराबर 18।
अब दूसरा पद, दूसरा समीकरण देखो। दूसरा समीकरण सेम कैसे करोगे? b में से आप क्या करोगे? p में से a घटाया, ये बराबर आना चाहिए -3 में से -b करने पर, बराबर आना चाहिए। मैंने क्या कहा था कि जब भी अपन सार-अंतर निकालते हैं तो जो भी पद है उससे पहला वाला पद घटा दो। बस इसमें क्या आएगा देखो, ये b है, ये प्लस की b है, तो एक तरफ ले आओ सभी को। तो हमें देखो सीधा इस तरीके से कहेंगे, a से स्टार्ट करते हैं। देखो माइनस a तो रहेगा ही इधर। उसके बाद ये b वाला प्लस का है, प्लस b, ये वाले को मैं इधर लेके जाऊँगा तो किसका हो जाएगा? प्लस b, और इधर क्या रह जाएगा? माइनस के 3। तो कितना हो जाएगा देखो, माइनस के a प्लस 2b बराबर हो जाएगा आपके -3 के। बस अब आप 2 समीकरण मिल गए, 2 समीकरण मिल गए, 2 ही पद हैं हमारे a और b, दोनों को आप हल कर लो। तो मैं क्या करूँगा कि मुझे यदि a को हटाना है तो इसमें मैं क्या कर देता हूँ, समीकरण नंबर 2 में 2 का मल्टीप्लाई करूँगा। जब समीकरण को हल करते हैं तो सेम पद होने चाहिए, तो एक घट जाएगा और दूसरे का मान निकल जाएगा। तो मैंने क्या किया देखो, समीकरण 2 में ये 2 समीकरण था, समीकरण 2 में 2 का गुना कर दिया, तो क्या मिला मुझे बताओ? माइनस के 2a मिल गया, मिला कि नहीं मिला? फिर वापस इस पद से करोगे तो क्या होगा? प्लस के 4b मिल गए, बराबर होने चाहिए आपके -6 के, ठीक है? बस जोड़ दो, जोड़ा तो ये कट गया, इसको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 3b हो जाएगा, और इसको जोड़ोगे तो 12 हो जाएगा। 18 प्लस के हैं, -6 के, तो क्या बचा? 12। तो b का मान कितना आया? b का मान आया 4। 3 चौके, b का मान 4 आ गया। अब किसी भी समीकरण में रख लो, समीकरण 1 में रख लो, समीकरण 2 में रख लो, या शुरू में जो पद बनाया है उसमें रख लो, कहीं भी रख लो, इसका मान रख करके a का मान निकाल लेंगे अपन। तो निकालो देखो, b का मान मैं क्या रखता हूँ? समीकरण 1 में रख देता हूँ। देखो 2a था ही अपने पास, b का मान रखूंगा तो -4 हो गया। इस वाले समीकरण में रख रहे हैं देखो, इस वाले में 2a माइनस के कितने रखे? 4 बराबर 18। 2a बराबर कितना हो जाएगा बताओ? 2a बराबर हो जाएगा 22। होगा कि नहीं होगा बताओ? 2a का मान कितना हो जाएगा? 22, और 22 में a का मान कितना आ जाएगा? 11। तो अपने पदों का मान कितना आया? a का मान आया 4, और b का, सॉरी, a का मान आया 11, और b का मान कितना आया बताओ? b का मान आया 4। आया समझ में? तो इस तरीके से अपन इसको हल कर लेते हैं। थोड़ा स्पीड से करोगे तो अब मैं तो आपको क्या है, एक-एक स्टेप को समझा रहा हूँ, और अगर आप स्पीड से सीधा कर दोगे तो कर सकते हो इजी वे में। स्पीड रखोगे हो जाएगा। ठीक है? चलो नेक्स्ट देखो। आई होप आपके समझ में अच्छा आ रहा होगा, और अगर अच्छा आ रहा है और आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। ठीक है? चलो नेक्स्ट देखो अब। अब दे रखा है 2 साइन स्क्वायर सैट और कॉस स्क्वायर, कॉस सैट का मान ज्ञात करना। देखो, इसमें आपको एक श्रेणी याद होनी चाहिए, और उस श्रेणी में जो भी आपके 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के सभी के मान, साइन, कॉस और टैन, अगर इनके मान याद हैं तो इनका उल्टा करने पर इनके उल्टे का मान भी ज्ञात हो जाए। तो आपको सीधा है, आपको पता है कि साइन 60 का मान कितना होता है बताओ? साइन 60 का मान होता है √3/, ठीक है? और कॉस 60 का मान कितना होता है बताओ? कॉस 60 का मान क्या होगा? 1/√2, 1/√2, यही आएगा कि बताओ? √3/2, राइट? और कॉस 60 का मान कितना आएगा? 1/√2 आएगा ना? या बताओ 2√3 आएगा, बताओ जल्दी? तो इसका मान क्या आएगा देखो, शायद इसका मान आएगा 2/√3, उल्टा हो जाता है इसका। साइन 60 का है जो इसमें आ जाएगा। ठीक है?
चलो अब इसमें मान रख लो, देखो मान कैसे रखोगे, 2 इंटू साइन साइड का मान कितना होता है, देखो √3/2 का क्या करोगे आप, स्क्वायर करोगे। कॉस साइड का मान कितना होता है, √2/√3। तो कैसे करोगे, देखो इसका मान आ जाएगा आपका 2 3/4 इंटू 2/√3। तो इससे क्या होगा, देखो इससे ये कट जाएगा, बचा क्या, 3 पाई अंडर रूट 3। तो आपका मान आना चाहिए इसका कितना आ रहा है, सॉरी कॉस साइड का मान शायद मैं गलत बता रहा हूँ, 1 मिनट देख लेता हूँ। ठीक है, तो ये इसका मान आएगा अपना, कितना आएगा देखो, अंडर रूट 3 आना चाहिए इसका मान। ओके, चलो नेक्स्ट देखो। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें क्या दे रखा है, सभी व्रत होते हैं। व्रत का मतलब है, आप समझ रहे हो कि व्रत क्या होता है, सर्वांग सम और समरूप। सर्वांग सम क्या होता है और समरूप क्या होता है, वे चीज देखो। सर्वांग सम का मतलब है कि सभी अंग, अंग मतलब आप कोई भी त्रिभुज ले लिया मैंने, तो त्रिभुज के क्या क्या अंग होंगे, एक तो इसकी भुजा होगी, एक इसके एंगल होंगे, और एक इसके, बस यही होते हैं। तो इसके प्रत्येक अवयव, एवरी जो आपका कंपोनेंट है वे समान आना चाहिए, एक्यूरेट समान आना चाहिए। इसलिए मैं कहूंगा कि दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। कब होंगे, जब एक त्रिभुज के ऊपर, देखो इस वाले त्रिभुज एक ए को मैं इस वाले त्रिभुज बी के ऊपर अगर रखूं, तो मुझे एक ही त्रिभुज दिखाई देना चाहिए ऊपर वाला। यानी कि मैं ए को अगर बी के ऊपर रखूंगा तो बी का कोई भी अंग मुझे नहीं दिखाई देगा, तो मैं कहूंगा कि ये कैसे हैं, सर्वांग सम होंगे। सर्वांग सम का मतलब सभी अंग, सभी अवयव समान। और समरूप का मतलब क्या होता है, समरूप का मतलब अंत होगा कि एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, अंग भंग हो सकता है। अब दो किसी, आप पासपोर्ट साइज फोटो है और इसी का एक बड़ा और फोटो है, तो ये दोनों चित्र तो आपको सेम दिखाई देगा। अगर ये किसी ए का फोटो है तो ये भी ए का फोटो है तो ए ही, लेकिन ये छोटा रूप है, ये बड़ा रूप है, तो ये क्या कहलाता है, समरूप। रूप अगर उनके समान है लेकिन पूरी तरीके के अंग समान नहीं हो, तो वे क्या होते हैं, सभी व्रत कैसे होते हैं, समरूप, एक जैसे दिखेंगे गोल इस तरीके से, लेकिन छोटे बड़े तो हैं, इसलिए इनको क्या कहेंगे, समरूप। अब देखो किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं। किसी बाहरी बिंदु है उस, ठीक है, ये कोई व्रत है, बना देता हूं आपके लिए व्रत, ये कोई व्रत है, ठीक है, ये रहा। इसको मैंने क्या कहा है कि बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती। कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते, इस बिंदु से आप कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हो, एक मिनट, ये वाला बिंदु है, तो इससे अपन केवल 2 ही स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, इससे ज्यादा आपकी स्पर्श रेखाएं नहीं खींचेंगी। ठीक है, आया ना समझ में, तो इसमें आंसर कितना आएगा, 2। अब देखो नेक्स्ट, अब दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता। मैंने प्रायिकता का एक फॉर्मूला बताया था आपको कि प्रायिकता क्या होती है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। क्या बोलते हैं, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल जो परिणाम होते हैं उनका क्या करना है, देखो दो पासे हैं तो दो पासे में एक, एक पे एक आया, पहला मान लो मैंने पहले पर एक फिक्स कर दिया। तो मुझे ये बताओ कि पासे के पहले तो ये बताओ मुझे, दो पासों को फेंक के कुल संभावित कुल परिणाम कितने होंगे। तो उसका एक सीधा फॉर्मूला है, 6 की घात n, कितनी बार फेंक रहे हो, कितने फेंक रहे हो,
ये आप कर सकते हो। देखो 2 पासों को एक साथ फेंक रहे हैं, ठीक है? तो फेंके कितने पासे जा रहे हैं? 2, तो n का मान कितना हुआ? 2, n का मान कितना हुआ? 2, तो 6 की घात n क्या होता है? कुल परिणाम आ जाए। क्या होता है? कुल परिणाम। तो 6 की घात n का मतलब मैं 2 पासों को फेंक रहा हूँ, या मैं कहूँ कि मैं एक ही पासे को 2 बार फेंकता हूँ, बात तो एक ही है। तो 2 6 की घात 2 करोगे तो कितना आएगा? 36। तो कुल परिणाम तो आपको पता लग गई कितने? 36। अब देखो, अब हमें अनुकूल परिणाम चाहिए। कुल परिणाम तो आ गए आपके 6 की पावर 2 यानी कि 36, ठीक है? अब देखो, इसके आपको क्या देखना है? इसमें देखना है आपको कि अनुकूल परिणाम कितने होंगे? अनुकूल परिणाम हम देखो, मैंने पहले देखा कि 1 पे 1 आ रहा है तो योग कितना आना चाहिए? 7, तो दूसरा कितना आएगा? 6, एक तो ये। यदि इस पे 2 आया तो दूसरे पे कितना आ सकता है? 5 आ सकता है, परिणाम हुआ 2। यदि इस पे 3 है तो इस पे क्या आ जाएगा? 4, इस पे 4 है तो इस पे क्या आ जाएगा? 3, इस पे अगर 5 है तो इस पे क्या आ जाएगा? 2। योग कितना हो रहा है देखो सबका? 7 हो रहा है ना? तो इसलिए ये अनुकूल परिणाम है। 6 आ गया तो 1, कितने परिणाम हो गए बताओ? अब कुछ आ सकता है कि नहीं आएगा बस? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने अनुकूल परिणाम हो गए? 6, बस यही तो करना था अपन को। प्रायिकता P बराबर क्या हो जाएगी देखो? अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं बताओ? अनुकूल परिणाम है 6, टोटल परिणाम कितने हैं? 36, 1/6। तो इसमें आपका आंसर कितना आएगा? 1/6, 1/6, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। अब आपके अति लघुत्तरात्मक प्रश्न चलेंगे, ये आपके आएंगे कम से कम 1 से 7 तक दे रखे हैं इसमें। तो पहले अभी एक-एक क्वेश्चन, एक-एक नंबर का चल रहा है आपका, ठीक है ना? तो एक-एक नंबर के क्वेश्चन को ही हमें हल करने में थोड़ा टाइम खूब लगता है इसमें। एक-एक को है तो 1 मार्क्स का, लेकिन टाइम तो सॉल्व करने में लगता ही है, इसलिए स्पीड अच्छी रखनी है। और अगर ये कॉन्सेप्ट अगर सही कर लिए तो इसी प्रकार के कॉन्सेप्ट आते हैं आप। चलो देखो, एचसीएफ दे रखा है इन 2 संख्याओं का, कितना दे रखा है? 9, और एलसीएम दे रखा है, सॉरी, एलसीएम इन संख्याओं का ज्ञात करवा रहा है, ठीक है? तो इसके लिए एक फ़ॉर्मूला लगता है, आपको इस तरीके से सॉल्व करना है कि टीचर को कुछ नहीं आता, तब जाके आपके मार्क्स अच्छे आएँगे। तो देखो, इसका क्या होता है देखो, एचसीएफ और क्या होता है, एक फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर होती है आपकी एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होती है एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब देखो, फर्स्ट संख्या क्या है आपकी देखो, 300। अगर हम ये याद करना है तो ये पहले लिख लो, अब कोई दिक्कत नहीं है अपन को। अपन को एलसीएम ज्ञात करना है, तो एलसीएम को मान लो मैं एक्स मान लेता हूँ, ठीक है? एक्स है, तो एक्स याद करना है अपन को। तो देखो, एलसीएम एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या इंटू सेकंड संख्या। एचसीएफ कितना दे रखा है आपको? 9, इंटू एलसीएम अपन एक्स मान लो। फर्स्ट संख्या क्या है? 306 इंटू 657, ठीक है? बस अब इसको सॉल्व करना है आपको। एक्स का मान निकालोगे तो 306 में 657 बटे 9। अब देखो 9 का भाग किस-किस में जाएगा? दोनों में जाएगा क्या? इसमें तो जा रहा है। इसमें देखो जा रहा है क्या? इसमें भी जा रहा है। तो कोई सा भी सॉल्व कर लो आप, ठीक है? इसको 6 से इसको काटोगे तो 6 9 7 63, और 63 हो गया ना देखो, और 9 तिया 27, कितना आया? 93। तो 306 मल्टीप्लाई करना है आपको 93 से, ओके? इस तरीके से इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा देखो, 18 और 9, उसके बाद 54 और 27, 8, 5, ये। तो ये अपना आंसर हो जाएगा।
आंसर क्या आएगा? 284। कुछ गलत किया है कि देखो एक बार। सॉरी, 9 7 63 होते हैं। 9 7 63 होते हैं आपके, 63 और 9 तीस 73 का मल्टीप्लाई करना है। सॉरी, 73 का करोगे आप इसमें तो आपका आंसर आएगा 42 8 3 3 2 2 2 2 3 3 8, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन तो आप खुद सॉल्व कर लेना। 2 2 3 3 8, ये आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो। अब कह रहा है आपको 1260 के अभाज्य गुणनखंडों को घातांक के रूप में लिखना है। तो जिस प्रकार अभाज्य गुणनखंड करते हैं, जिस तरीके से करते आए हैं, वे ही अपन को करना है। 2 का करो, उसके बाद वापस 2 का करो, कितना जाएगा देखो, 2 3। ठीक है, उसके बाद कितने का जाएगा बताओ, 51663 का जाएगा, 305, वापस 3 का जाएगा देखो, 335, वापस 5 का और वापस 7 का। बस ये अभाज्य गुणनखंड हो गए इसके। तो ये हो गया। तो लिखोगे कैसे, पूरा लिखना है, समझाना है आपको। तो आपको क्या करोगे, 1260 इक्वल टू लिखोगे आप 2 × 3 3 5 × 7, ये इसके अभाज्य घातांकों के रूप में लिखना है। तो घात जिसकी बन रही है उसको लिख दो। कैसे लिखोगे, 2 की घात 2, 3 की घात 2, 5 की घात लिखा है तो ठीक है, नहीं है तो 5 गुना, ये आपका। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। नेक्स्ट देखो, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद ज्ञात करना जिसके शून्यक 4 और 1 हैं। देखो, किसी भी द्विघात से अपना बहुपद है, उसके शून्यकों का मतलब क्या होता है? शून्यकों का मतलब है कि जो द्विघात है उसमें जो चर है उसके 2 मान हैं, 4 और 1। इनको रखने पर उस संपूर्ण बहुपद का मान 0 हो जाता है। आया समझ में? कि एक द्विघात समीकरण में जैसे समझाऊँ आपको कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है। ठीक है? तो इसके शून्यक का मतलब है, ये रहने दो। ये अगर कोई बहुपद है कि नहीं, द्विघात बहुपद है, जिसमें अपन क्या कर रहे हैं कि आपको इसके शून्यक का मान ज्ञात करना है। शून्यक का मतलब है कि इसमें x का मान में क्या-क्या रखूँ, तो इस पूरे जो इसका मान है वे 0 आ जाता है। ठीक है? यदि इसका मान 0 आ जाता है तो इसके वे शून्यक होंगे। ठीक है? शून्यक का मतलब है कि उसका पूरा मान शून्य कर दो, तो अपना क्या आ जाएगा, शून्यक आ जाएगा। तो इस बहुपद में मान लो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी, तो इनके 2 आपके शून्यक होते हैं। मान लिख लो या बहुपद, सॉरी, बहुपद का मान लिख लो या फिर इनके शून्यक लिख लो। 2 होते हैं, अल्फा माना एक तो मैंने, एक मैंने माना बीटा। तो इनका एक फॉर्मूला होता है कि 2 शून्यक हैं जैसे अल्फा और बीटा, इनका यदि मैं जोड़ करूं, क्या करूं, योग, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है आपके -b/a के। ठीक है, पहला तो ये क्या है, इसके 2 शून्यक हैं, अल्फा और बीटा, जो कि आपको क्या क्या दे रखे हैं, 4 और 1। तो अपन क्या कहेंगे कि अल्फा बराबर क्या दे रखा है, 4, और बीटा का मान कितना दे रखा है, 1। अल्फा का मान 4, बीटा का मान 1। तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है उसका मान ये होता है, और यदि मैं अल्फा बीटा का मल्टीप्लाई करूं तो वे होता है अपना c/a के। ठीक है, तो ये आते हैं अपने अल्फा और बीटा का मान, अगर क्या क्या होते हैं तो ये आते हैं c/a के। बस अब मान रखने हैं, b और a का मान निकाल लोगे तो समीकरण में रख दोगे, इस वाले बहुपद में आप रख दोगे तो ये अपना बहुपद, द्विघात वाला बहुपद को मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो इसको हल करते हैं। तो मैं क्या कहूँ देखो, माइनस के b/a है ना, वे किसके बराबर आना चाहिए बताओ, ये आना चाहिए अल्फा प्लस
अल्फा प्लस बीटा के। अल्फा का मान कितना है अपने पास 4 प्लस 1, तो माइनस के बी अपॉन ए बराबर आएगा आपके 5 के। ये दे रखा है ना, शून्य का मान 4 और 1 दे रखा है, तो कितना माइनस बी अपॉन ए बराबर 5। अब समीकरण एक ये हो गया, इसका मतलब है कि माइनस बी है ना, वे 5a के बराबर है। समीकरण एक आया समझ में? ठीक है। अब मैं समीकरण दूसरा इधर से लिखूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, c अपॉन ए बराबर हो जाएगा अल्फा बीटा के गुणनफल के। तो अल्फा बीटा का गुणनफल कितना होगा, देखो 4 गुना 1 कितना आएगा बताओ, c अपॉन ए बराबर हो जाएगा 4 के। तो बताओ c अपॉन ए कितने के होगा, बताओ c अपॉन ए बराबर क्या होगा, 4 अपॉन सॉरी, हाँ 4 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 4 के। तो c बराबर हो जाएगा 4 a के। ठीक है, तो ये अपन दो समीकरण मिल गए और अपने पद कितने हैं देखो, b 3 पद हैं। तो अपन क्या करेंगे इसके लिए, देखो देखो थोड़ा, हाँ तो देखो ये अपन कर रहे थे कि माइनस बी अपॉन 5 था ना, तो इसको अपन समीकरण मत बनाओ, सीधा हो रहा है बेटा। 5 अपॉन एक, तो ए का मान कितना आ गया और बी का मान कितना आ गया, देखो यहाँ से सीधा निकाल लो। और ये देखो सी अपॉन ए लिखेंगे तो ये क्या आएगा अपना 4 बटे 1। तो यहाँ भी ए का मान कितना आ रहा है, 1। तो सीधा लिख दो आप यहाँ से, क्या लिखोगे कि ए का मान कितना आया, ए का मान 1 आया, बी का मान कितना आया बताओ, बी का मान आया माइनस के 5 और सी का मान कितना आया 4। बस इनको समीकरण एक में रखना है, जो हमने ये वाला बनाया था इसमें अपन को रखना है। तो ए का मान क्या रखोगे, तो सीधा क्या आएगा बताओ, इसका मान रखोगे तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसका मान आ जाएगा ए का मान एक्स स्क्वायर प्लस बी का मान क्या रखोगे माइनस के 5, तो माइनस 5x प्लस 4 बराबर ये वाला अपना एक बहुपद मिल जाएगा, जिसकी घात कितनी है 2, तो द्विघात बहुपद होगा। आया समझ में? चलो अब नेक्स्ट देखो, अब आपको दे रखा है 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर, एक तो ये दे रखा है, दूसरा दे रखा है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर, समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो रेखाओं की प्रकृति ज्ञात करने के लिए अपन क्या कहेंगे कि जो ये रैखिक समीकरण है, इनका क्या है, आपको ए, बी और सी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, और यदि ए, बी, सी में क्या संबंध आ रहा है, उससे अपन क्या निकालेंगे कि इनके समीकरण युग्म रेखाओं को कैसी प्रकृति होगी, वे अपन देखते हैं। देखो पहला वाला समीकरण है, वे क्या है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। व्यापक रूप लिखूं मैं अगर रैखिक समीकरण का, तो क्या होता है देखो, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। इससे तुलना करो, तुलना करोगे तो क्या आएगा आपके, ए का मान कितना आया, ए का मान आया आपके 2, बी का b1 का मान आया आपके 1 और c1 का मान आया माइनस के 6। दूसरी तरफ, दूसरी तरफ देखो 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। ये वाला समीकरण से तुलना करो, देखो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इससे आप तुलना कर लो, तुलना करोगे तो क्या आएगा देखो, a2 का मान कितना आएगा, a2 का मान 4, b2 का मान कितना आया, b2 का मान आया माइनस 2 और c2 का मान आया माइनस 4। ठीक है, अब देखो तुलना कर लो, a1 अपॉन a2 कितना आएगा बताओ, 2/4, b1 बटे b2
कितना आएगा देखो 1/-2। C1/C2 का मान कितना आएगा -6/-4। तो इससे क्या हो रहा है देखो यहाँ तो आ रहा है अनुपात 1/2। देखो मैं सीधा इसको कलर चेंज कर दूं। यदि 1/2 आ रहा है यहाँ तो यहाँ क्या आ रहा है माइनस के 1/2 यानी कि 1/-2। और C1 C2 का मान क्या आ रहा है देखो यहाँ आ रहा है आपके 3/2। तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि ये तीनों ही समांतर नहीं हैं। तो समान नहीं है, सॉरी, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, बराबर नहीं है C1/C2 के। तो यही तुलना करनी थी अपन को। 3 तुलना होती हैं। यदि तीनों ही बराबर हों तो समांतर होंगे और अनंत हल होते हैं इसके। और यदि समान नहीं है तो इसके क्या होंगे, एक ही हल होगा, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा। इस स्पेशल है आपका कि भाई इसमें आपका एक ही हल होगा। ठीक है, आया समझ में? तो इस समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा ये अपना, यही निकालना था। सिद्ध कर दिया अपन ने। ये कह रहा है कि रेखाओं की प्रकृति बताओ। रेखाओं की प्रकृति क्या है कि ये एक ही पॉइंट पे काटती हैं और फिक्स है उनका मान एक ही आएगा, अद्वितीय हल होगा। नेक्स्ट देखो, समांतर श्रेणी 3, 7, 11, 15 ऐसे एक पद 499 होगा। कौन सा पद 499 होगा? कौन सा पद होगा ये पूछ रहा है कि कौन सा इसका पद होगा। तो वे पद याद करने के लिए क्या करते हैं अपन देखो, टाइम बहुत लगता है लेकिन करते हैं, कोई नहीं, अपन धीरे धीरे। देखो, समांतर श्रेणी का आपको पद देखना है तो इसमें सबसे पहले आपको ए याद करना पड़ेगा। ए बराबर 3। सार्व अंतर डी होता है। क्या होता है? सार्व अंतर। सार्व अंतर डी बराबर क्या होता है आपको? 7-3 = 4। डी का मान आ गया। अब ये कह रहा है कि इस पद श्रृंखला में ये 499 होगा। कौन सा पद है चार जिसमें अपन 499 तक पहुंचेंगे? देखो इसका टर्म ऑफ एन, एनवा पद कैसे निकालते हैं? वे निकालते हैं A+N-1 इंटू टी। अब इस जो एनवा पद है वे आपको दे रखा है 499। तो एन का मान अपन ज्ञात कर लेंगे। तो प्रश्न अनुसार देखो क्या हो गया। ए का मान कितना है 3, एन का मान हमें ज्ञात करना है -1, डी का मान कितना आ गया 4, बराबर कितना दे रखा है 499। ठीक है, क्योंकि ये कौन सा पद 499 वाला होगा। ठीक है, तो ये अपना एनवा पद होगा। तो एन का कौन सा निकाल लो, देखो 3+4n-4 बराबर ये आ जाएगा 4n बराबर -1 बराबर 499। और n 4n बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 500 हो जाएंगे। और n का मान कितना आ जाएगा 125, क्योंकि इसमें 500 में मैं क्या करूंगा 4 का भाग दे दूंगा। इस तरीके से ये अपना 125। तो n यानी कि 125वां पद होगा, ये 125वां पद होगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से इसको हल करते हैं। नेक्स्ट देखो, अब आपको दे रखा है कि यदि बिंदु Q, Q के निर्देशांक दे रखे हैं आपको। देखो, निर्देशांकों में क्या होता है कि जिस बिंदु के निर्देशांक हैं उसमें जो कोष्ठक है इसमें पहला पद तो क्या होता है उसका x, और दूसरा पद होता है उसका y। x और y कोऑर्डिनेट इसके होते हैं। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है कि दो बिंदु हैं, बिंदु दे रखे हैं आपको। इधर तो दे रखा है Q और इधर दे रखा है P और R, सॉरी,
ये जो बिंदु है Q है ना, बिंदु P R का मध्य बिंदु है। देखो, इधर मैं P लिखूँ, इधर मैं R लिखूँ, तो इसके निर्देशांक क्या-क्या हैं देखो। इसके निर्देशांक दे रखे हैं 5 माइनस 4 और इसके निर्देशांक दे रखे हैं x माइनस सॉरी x माइनस 6 और Q है जो मध्य बिंदु है। इन दोनों का मध्य बिंदु क्या है? Q। तो Q का कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको 0 और 1। अब देखो, किसी भी जो आपकी दे रखी है रेखा, उसका जो मध्य बिंदु है ना, वे क्या होता है? वे होता है उसके दोनों बिंदुओं के निर्देशांकों को मैं जोड़ दूं और 2 का भाग दे दूं, तो उसके मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात हो जाते हैं। जैसे इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक यदि x है, तो मैं क्या कहूँगा कि x1 प्लस x2 बटे 2। x1 क्या होगा यहाँ? x1 होगा आपके पहले बिंदु का x कोऑर्डिनेट, x2 क्या होगा? उसके अंतिम बिंदु यानी कि r का क्या होगा? सेकंड कोऑर्डिनेट x का, ठीक है? अब देखो, इस फॉर्मूले से क्या होगा? यदि मुझे बिंदु 0 ज्ञात करना है, ये क्या है? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु क्या होगा? 0 बराबर आना चाहिए 5 प्लस x बटे 2 से, ठीक है? इससे अपन इसको ज्ञात करते हैं, ठीक है ना? चलो, अब देखो, यदि मैं इसको ज्ञात करूं तो क्या होगा बताओ? देखो, 0 बराबर 5 प्लस x बटे 2, तो इसको क्या हो जाएगा? सीधा 5 प्लस x बराबर 0 और x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस के 5। तो हमें x का मान ही ज्ञात करना था इसमें, यही करना था ना। देखो, x का मान ज्ञात करना है जब बिंदुओं P और R का मध्य बिंदु है कौन सा? ये वाला। अब देखो, अगर इसी फॉर्मूले से मैं देखो माइनस के 4 प्लस के 6 बटे 2 क्या आएगा? 2 बटे 2 क्या आ रहा है? 1। ये अपना x निर्देशांक आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये तो इस तरीके से हमें दूसरे उसमें जाना ही नहीं है ना, फर्स्ट से निकाल लो सीधा अपना क्या आना रहा है। अब देखो, कॉट थीटा बराबर देख रखा है 12/5। देखो, इसका एक सीधा फॉर्मूला है इसके सबके लिए, एक समकोण त्रिभुज के लिए लाल बटे कक्का वाला, ठीक है? इसमें एल को बोलते हैं लंब, ए को बोलते हैं आधार और के को बोलते हैं कर्ण। तो ये जो होता है ये होता है अपना साइन, दूसरा वाला होता है कॉस और तीसरे वाला होता है टेन, ठीक है? इनका उल्टा करें तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, ये सेक होता है और ये कॉट होता है। बस इनका उल्टा कर दो, उल्टा करो, उल्टा करने का मतलब आधार बटे लंब। तो ये क्या दे रखा है? कॉट थीटा बराबर दे रखा है आपको 12/5। तो आधार कहाँ जाएगा? ऊपर, आधार बटे लंब। समकोण त्रिभुज में बस सीधा फॉर्मूला होता है आपका, इस तरीके से निकाल लेते हैं। ये अगर थीटा है तो इसके लिए क्या होगा बताओ? कॉट थीटा के लिए लंब क्या हो जाएगा? 5, आधार क्या हो जाएगा? 12 और कर्ण क्या निकालोगे? कर्ण निकालने के लिए क्या करते हैं देखो, कर्ण निकालने के लिए करते हैं अपन आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर। कर दो स्क्वायर सबके। देखो, कर्ण निकालना है तो क्या करोगे? देखो, 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? 25 प्लस 12 का करोगे तो 144, के स्क्वायर बराबर 169, के का मान क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 169, के बराबर 13, ठीक है? के का मान 13 आ गया। तो अब हमको साइन निकालना है। साइन के लिए मैंने क्या बताया था देखो, के का मान कितना आया बताओ? के का मान आ गया अपने पास 13। तो अब देखो,
साइन जब निकालना है, साइन होता है अपने लंब बटे कर्ण के। लंब कितना है यहाँ पे बताओ? तो इधर लिख देंगे सीधा आपके साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना है देखो 5, कर्ण का मान 13, यह अपना। ठीक है, इस तरीके से अपन इसको निकाल सकते। अब देखो नेक्स्ट दे रखा है, यदि एक बिंदु ए से ओ केंद्र वाले, अब देखो क्या करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक मिनट कॉल आ गया। नेक्स्ट देखो, यदि बिंदु ए से ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर ए बी ए सी दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण बी ओ सी 140 डिग्री, तो बी ए सी का मान अपन को ज्ञात करना है। तो इसमें कुछ खंड बेतक मैं सोच रहा था ये हो जाए, लेकिन टाइम हो गया। 46 मिनट की हो गई, आज इतना ही करेंगे। नेक्स्ट चालू करेंगे फिर अपने ये वाले क्वेश्चन से, 8 क्वेश्चन। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। और जो भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।